हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। क्लास 10th का सीबीएसई एग्जामिनेशन डेट भी दे चुका है और आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी ना। हम लोग आपके सामने आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पूरे क्लास 10th के सिलेबस को वन शॉट के माध्यम से आपके सामने लेकर के आएंगे और एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस चैप्टर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत कम टाइम में कोशिश करेंगे, ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं किया जाए, बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि एग्जाम टाइम है। जितना आप रिवीजन कर पाओ, जितना आप सेल्फ स्टडी कर पाओ, उतना आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। तो अगर आप चैप्टर को अभी से पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा आपके लिए। अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो यहां से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का लेक्चर लेके आएंगे और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस उस चैप्टर से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं, और जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एक लेक्चर उसका लेके आएंगे। मतलब आपको मिलने वाला है कंप्लीट पैकेज, जिसमें हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से कवर कराया जाएगा, हर एक चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, है ना। तो आज से हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और एग्जाम से पहले तक क्लास 10 का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लाइट। एक्चुअल में तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट ऐसा नहीं है अभी से पहले आपने इस चैप्टर को पढ़ा ना हो, क्योंकि 2 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन है ना। तो आपने अभी से पहले इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा। आज के लेक्चर में हम उस पूरे चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और सीखते हैं लाइट के बारे में। लाइट के बारे में आज हम लोग एक एक करके सारी चीजों को समझने वाले हैं। कुछ भी ऐसा डाउट आपके मन में नहीं बचने वाला है लाइट चैप्टर से। जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, इन सारी चीजों को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं लाइट को पढ़ना। देखिए लाइट होता क्या है, ये सब आपको पता होगा पहले से, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में है और 2 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो अगर 2 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है तो आपने तो अभी से पहले लाइट चैप्टर को पढ़ा ही होगा ना, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। बहुत ज्यादा लाइट के डेफिनेशन के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, ये आपको पता होगा पहले से। लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है, जल्दी से हम लोग इस क्लास में उसको निपटाने का ट्राई करते हैं। आइए देखिए, लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना। तो जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती होगी ना लाइट की। इसमें से 2 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। What is reflection of light and what is refraction of light? पहले हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। देखिए reflection of light, when a light falls on a surface and it's reflected back into the same medium, we say reflection has taken place. It means अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराती है ना, तो टकराने के बाद वो जिस मीडियम से आई है ना, उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस फेनोमेनन को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं ना। ठीक है, सेकंड देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, when a light travels from one medium to another, it bends from its original path. This phenomenon is called refraction of light. यहां पे क्या बोला गया, when a light travels through one medium to another medium ना, ये मीडियम क्या है, तो लाइट जिस भी चीज से क्रॉस करती है ना, सपोज कीजिए यहां एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है ना, और जो लाइट किसी बल्ब से निकल के यहां तक पहुंच रही है ना, तो वो किससे होकर के यहां तक पहुंच रही है, एटमॉस्फेयर से ही ना, एयर के थ्रू क्रॉस करके। तो यहां पे लाइट के लिए मीडियम क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा ना। अगर हम वाटर में किसी चीज को देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, क्योंकि वो लाइट वाटर से भी ट्रेवल करके हमारे आइस तक पहुंचा होगा ना, तभी तो हम उस चीज को देख पा रहे हैं। इसका मतलब लाइट जो है वो वाटर से ट्रेवल किया होगा, तो वहां पे लाइट के लिए मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा ना। इट मींस लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट से होकर ट्रेवल कर सकती है, वो सारी चीजें क्या होगी, लाइट के लिए मीडियम हो जाएगी। और जब कभी भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्रॉस करेगा, तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगा, अपने पाथ को चेंज कर लेगा।
ठीक है, चेंज करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें। इसको हम लोग अच्छे से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे। इस फेनोमेनन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, व्हाट इज इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे क्या होता है समझिए। अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ना, तो जब कभी भी यहां से लाइट अगर आती है ना, और लाइट आती है तो इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी ना, तो लाइट की जो रेज आकर के इस ऑब्जेक्ट से टकरा रही है ना, उसी रेज को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं ना। अंडरस्टूड है ना? देखिए, जो लाइट की रेज आकर के किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी ना, सपोज कीजिए ये क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो यहां से अगर कोई लाइट रेज आती है और इससे टकराती है, तो आने वाली इस रेज को ही क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे बोलेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां टकराने के बाद ये लाइट रेज वापस से उसी मीडियम में चली जाएगी ना, तो जो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस से उसी मीडियम में चली जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ध्यान से समझिए, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे हो जाएगा, और यहां ये क्या हो जाएगा? अगर इधर लाइट टकरा के वापस चली जा रही है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे ना। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? देखिए, अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट रेज आती है, इससे टकराती है, और यहाँ टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है ना, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे देखिए, जिस पॉइंट पे ये लाइट ऑब्जेक्ट से आके टकरा रही है ना, वहां पे अगर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले, उस लाइन को ही हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। ये रहा। अंडरस्टूड है ना? नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है समझिए, इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अगर ये क्या है? अगर एक नॉर्मल है, फिर से हम डायग्राम को बनाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई इंसिडेंट रे यहां पे आती है और ये टकरा के वापस सेम मीडियम में चली जाती है ना, यहां पे हम क्या कर सकते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं ना। अगर ये नॉर्मल है तो जो इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल बोलेंगे ना। नेक्स्ट देखिए, अगर ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। जिस भी चीज को हम मिरर के सामने रखते हैं, या फिर जो भी चीज से लाइट टकरा करके वापस चली जाती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट है इमेज। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं? मिरर के सामने रखते हैं, उसका जो भी हमें रिफ्लेक्शन दिखता है ना मिरर में, वही क्या होता है? इमेज होता है ना। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। व्हाट इज वर्चुअल इमेज एंड व्हाट इज रियल इमेज? ध्यान से देखिए, ऐसे समझिए कि अगर एक क्या है? ऑब्जेक्ट है या फिर मिरर है ना, तो जब लाइट रेज उस मिरर से टकराएगी ना, तो टकराने के बाद कहीं ना कहीं वापस में रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी? एक पॉइंट पे मीट करेगी ना। अगर वो मीट करती है एक्चुअल में, इट मींस वो क्या है? रियल इमेज है। अगर वो मीट करती हुई अपीयर होती है ना, वो क्या हो जाएगी? वर्चुअल इमेज हो जाएगी। इसको हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग मिरर को पढ़ लेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस जहां कहीं भी लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, वहां पे क्या कुछ ना कुछ लॉज फॉलो होंगे ना, कुछ ना कुछ ऐसा फेनोमेनन होगा, जब जब रिफ्लेक्शन होगा वो होगा ही होगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं ना। तो ध्यान से देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या है। तो फर्स्ट ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से एक रेज आती है जो इस ऑब्जेक्ट से टकराती है, ये क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे हो जाएगी ना। ये इंसिडेंट रे हो गई। अगर ये रेज यहां से टकराने के बाद वापस चली जाती है उसी मीडियम में, ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी ना। यहां पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे ना। इसको हम आई से डिनोट करेंगे और इसको हम आर से डिनोट करेंगे ना।
तो यहां जो इंसिडेंट एंगल बना और रिफ्लेक्टेड एंगल बना, अगर एक स्मूथ सरफेस है तो वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड है ना। नेक्स्ट देखते हैं, the incident ray, the reflected ray and the normal to be mirror at the same point of incidence or lie in the same plane. इट मीन्स देखिए ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जो इंसिडेंट रे है वो आके यहीं पे तो टच कर रही है इसी प्लेन पे, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है ना, एंड जो नॉर्मल है वो भी इसी प्लेन पे है ना। इट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन ऑन द मिरर। यही क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है ना। अंडरस्टूड है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जो मिरर होती है ना वो तीन टाइप की होती है, मेनली तीन टाइप की मिरर होती है ना। कौन कौन? एक होता है प्लेन मिरर, जिसमें हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के अपना फेस देखते हैं ना, जो नॉर्मली हमारे घर में लगा होता है वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है ना। दूसरी होती है कॉन्केव मिरर और तीसरी होती है कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिरर में प्लेन मिरर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और क्या क्या क्वेश्चंस प्लेन मिरर से पूछे जा सकते हैं। देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर ना, तो ध्यान से देखिए यहां पे जो प्लेन मिरर है वो कैसा कैसा इमेज फॉर्म करता है। इससे पहले आप ये देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाने के लिए क्या केवल लाइट का होना जरूरी है? क्या अगर केवल लाइट प्रेजेंट होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट का होना जरूरी है, बट लाइट का उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस हमारे आईज तक पहुंचना भी जरूरी है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां अपने आईज के पास कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रख ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिए यहां पे लाइट तो प्रेजेंट है ना, बट फिर भी हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे ना, क्योंकि लाइट के होने से कुछ नहीं होता है। लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस हमारे आईज तक पहुंचेगी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे ना। तो जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज कैसे फॉर्म करता है और किस किस टाइप का इमेज फॉर्म करता है, ये देखिए। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज, देखिए ध्यान से, अगर ये एक प्लेन मिरर है ना, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे टकरा के वापस भी आएगी इस तरीके से, तो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा ना। वो इमेज कैसी कैसी होगी, तो देखिए वो इमेज ऑलवेज वर्चुअल होगी, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है ना। ये वर्चुअल और रियल का कंसेप्ट जस्ट इसके बाद हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, वहां पे बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाने वाला है। अब चार चीज रिमेंबर कर लीजिए जो प्लेन मिरर से पूछा जाता है। वो क्या है, देखिए फर्स्ट हो गया कि प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा ना। वर्चुअल जो इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, और रियल इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है ना। ठीक है। सेकेंड है ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स प्लेन मिरर के सामने हम जिस साइज का ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, प्लेन मिरर क्या करेगी, उसका उसी साइज का इमेज फॉर्म करके हमको देगी। इट मींस साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के लिए ऑलवेज सेम होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इट मीन्स जितने डिस्टेंस पे हम प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, उतने ही डिस्टेंस पे प्लेन मिरर हमको क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करके देगी ना। ध्यान से देखिए इसमें, अगर ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, तो इसके सामने अगर हम 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो ये मिरर हमको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही क्या करेगी, इमेज फॉर्म करके देगी। ठीक है। इट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है, किसमें, प्लेन मिरर में। नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरली इन्वर्टेड? लिटरली इन्वर्टेड मींस अगर हम अपना राइट साइड मिरर में देखते हैं तो हमें वो लेफ्ट साइड का दिखता है, और अगर हम लेफ्ट साइड मिरर में देखते हैं तो वो हमें राइट साइड दिखता है ना। ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हमारा जो राइट होगा उसमें लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट होगा वो राइट दिखेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं आपकी तरफ, तो हमारा जो राइट है अगर हम टर्न हो जाएंगे तो वो भी टर्न हो जाएगा ना, तो इमेज तो हमारे सामने से हमें दिखता है, इसलिए वो क्या होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। तो प्लेन मिरर से आपसे चार टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में आपको क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट क्या याद रखना है? प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। सेकंड है सेम साइज का इमेज फॉर्म करता है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का इमेज भी फॉर्म करके हमको प्लेन मिरर देगा ना। थर्ड वी हैव इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्लेन मिरर हमको उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करके देगा। एंड फोर्थ वी हैव लिटरली इन्वर्टेड इमेज। तो गाइस प्लेन मिरर से 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और ये 4 टाइप्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर में एंटर करते हैं। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? हियर वी हैव मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन इज कॉन्केव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज कॉन्केव मिरर। ध्यान से देखिए, अ स्फेरिकल मिरर दैट हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। अगर स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो वैसा मिरर ना जो किसी ना किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा ना। ध्यान से समझिए, अगर ये क्या है, एक स्फीयर है ना, तो इस स्फीयर का हम कोई भी पार्ट, सॉरी ये सर्कल है बट आपको मान लेना 3D में क्या है, एक स्फीयर है ना, तो इसका कोई भी एक पार्ट अगर हम कट कर लेते हैं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा स्फेरिकल मिरर हो जाएगा ना। अब इस स्फेरिकल मिरर को अगर हम इस साइड से क्या कर दे, कलर कर दे, ठीक है, अगर इस साइड से हम इसको कलर कर देते हैं तो ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा ना। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अगर इसी मिरर का हम ये वाला पार्ट क्या करें, इधर से कलर कर देना, इट मींस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा ना। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर। देखिए कॉन्केव मिरर क्या बोलता है, अ स्फेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। इट मींस अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो अंदर की तरफ धसा हुआ है, कर्व है, कैसा, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ कर्व है ना। ये देखिए अगर इसको हम इधर से क्या करें, कलर कर दे तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बचा ना यहाँ पे, ये क्या है, इनवर्ड्स की तरफ कर्व है ना, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्केव मिरर हो जाएगा। Next we have convex mirror, a spherical mirror that has its reflecting surface curved outwards. It means अगर ये हमारा मिरर है और हम क्या करें, इसको इस साइड से कलर कर देना, तो ध्यान से देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये बचाना, और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड्स की तरफ कर्व है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अब देखिए जब हम मिरर को पढ़ेंगे ना तो मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारे पास होंगे जिसको पहले समझना जरूरी होता है। देखिए वो टर्म्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वी हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, ध्यान से देखिए, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। इट मीन्स अगर एक मिरर है ना, अगर ये मिरर है तो ये किसी ना किसी स्फीयर का ही तो एक पार्ट होगा ना, इस तरीके से। तो अगर ये स्फीयर का पार्ट होगा तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा ना उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना। नेक्स्ट वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस सेंटर से यहां मिरर तक के बीच अगर एक हम रेडियस ड्रॉ कर देना तो यही क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ना। थर्ड वी हैव पोल। व्हाट इज पोल, इस मिरर का अगर हम मिड पॉइंट कंसीडर कर लेना, ये अगर मिड पॉइंट है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, पोल ऑफ द मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट भी है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ध्यान से देखिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पे देखिए अगर ये क्या है, एक मिरर है, तो इस मिरर में देखिए ये मिरर किसी ना किसी स्फीयर का ही तो पार्ट होगा ना, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है। तो अगर स्फीयर का पार्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर भी तो होगा, उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना। उसके बाद अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलेंगे, यहां से एक रेडियस ड्रॉ कर दे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ना। नेक्स्ट वी हैव, अगर इसी लाइन को हम आगे ऐसे एक्सटेंड कर दे बोथ साइड ऑफ द मिरर, तो यही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अंडरस्टूड। और अगर ये मिरर है तो मिरर का ये मिड पॉइंट जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर बोलेंगे। नेक्स्ट, आप इस डायग्राम में अच्छे से समझिए, अगर ये क्या है, ये एक मिरर है ना, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ना, इस साइड हम कलर कर रखे हैं ऐसे। तो ध्यान से देखिए, ये जिस भी स्फीयर का पार्ट है ना, इस स्फीयर का जो सेंटर है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना। यहां से जो लाइन हम ड्रॉ कर दिए रेडियस, वही क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ना। इसी को हम मिरर के बोथ साइड अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। और इस मिरर का जो मिड पॉइंट है ना, ये इसको हम क्या बोल देते हैं,
पोल ऑफ द मिरर बोल देते हैं ना। ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसका जो कर्व है वो आउटवर्ड्स की तरफ है। ये रहा कर्व आउटवर्ड, ठीक है। यही सेम चीज होगा कॉनकेव मिरर में भी। ध्यान से देखिए, अगर ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, तो ध्यान से देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड्स की तरफ कर्व है ना, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। तो ध्यान से देखिए, ये जिस स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अगर यहां से एक रेडियस ड्रॉ कर दे तो यही क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोथ साइड हम क्या करते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं ना, तो यही क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ना। अंडरस्टूड है ना। और पोल, तो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? पोल ऑफ द मिरर बोलेंगे। ये कैसा हो गया? एक कॉन्वेक्स मिरर का हो गया, एक कॉनकेव मिरर का हो गया ना। तो गाइज अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस और क्या होता है फोकल लेंथ? तो ध्यान से देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिरर ड्रॉ करते हैं। अगर ये एक मिरर है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ कर लेंगे जो मिरर के बोथ साइड होगा ना। यहाँ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना। अब जितनी भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ना इस मिरर पे, वो सारी रेज क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर एक सेम ही पॉइंट से क्रॉस करेगी। वो पॉइंट किसका होगा? प्रिंसिपल एक्सिस का होगा ना। तो जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल फोकस के, वो सेम पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के क्रॉस करती है ना। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं ना। ध्यान से देखिए, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, इट इज अ पॉइंट ऑन द it is a point on the principal axis where all the rays parallel to the principal axis converge means क्या? एक ही जगह पे क्या होना? ज्वाइन होना ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से सारी पैरेलल रेज ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अंडरस्टूड है ना। ध्यान से समझिए कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां से जितनी भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होगी सारी एक साथ, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और उस वहां से लेकर के मिरर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन को, कि कैसे एक मिरर में, कैसे स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। कहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां पे उसका इमेज फॉर्म होना है ना। कैसा इमेज फॉर्म होना है, इमेज का नेचर क्या होगा, इन सारी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। इस क्लास के खत्म होते ही आपको ये सब खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले कुछ रूल्स होती है, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ने का ट्राई करते हैं। देखिए क्या होता है। If in a concave mirror a rays of light parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus or appear to diverge from the focus in case of convex mirror। ध्यान से समझिए, अगर हम क्या करते हैं, एक मिरर फॉर्म करते हैं, तो अगर ये मिरर कैसा है? कॉन्केव मिरर है, और ये मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो कॉन्केव मिरर में क्या होगा? ध्यान से समझिए, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी? पैरेलल आएगी ना। वो क्या करेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर प्रिंसिपल फोकस से ही क्रॉस करेगी। ये रूल होता है, ऐसा देखा जाता है मिरर में कि जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो कहां से क्रॉस करेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सेम पॉइंट से ही क्रॉस करेगी। वो पॉइंट क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है। यही अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा ना, तो ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स मिरर अगर ऐसा है तो इसका स्फेरिकल पार्ट तो इधर होगा ना, इट मींस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा, इसका प्रिंसिपल फोकस यहां पे होगा ना। बट अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो लाइट रेज इधर से तो आएगी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो इधर चली जाएगी ना। तो यहां तो फोकस इसका इधर था, बट ये अपीयर होगी कहां से क्रॉस करती हुई? फोकस से क्रॉस करती हुई। तो ध्यान से देखिए, कॉन्केव मिरर के केस में ये एक्चुअल में फोकस से क्रॉस करेगी, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? ये अपीयर होगी हमको फोकस से क्रॉस करते हुए। जब एक्चुअल में क्रॉस करती है लाइंस, अगर एक्चुअल में रेज कट करेगी तो बनेगा रियल इमेज। अगर अपीयर होगी क्रॉस करती हुई तो बनेगा क्या? वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट वी हैव a rays passing through the focus of the concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। It means अगर कोई रेज क्या करती है? इंसिडेंट होती है किससे? प्रिंसिपल फोकस से।
तो जस्ट उसका कन्वर्ज हो जाएगा ना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होगी ना। ध्यान से समझिए, अगर एक मिरर है तो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे आएगी ना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस करेगी ना। अगर फोकस से इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके क्रॉस कर जाएगी। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इट मींस अगर कोई भी लाइट रेज मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके इंसिडेंट होती है ना, इस डायग्राम में आप समझिए कि अगर ये क्या है, एक मिरर है ना, कैसा मिरर है, ये है कॉन्केव मिरर। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व किधर है, इनवर्ट्स की तरफ कर्व है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अगर एक लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है ना, तो वो वापस उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ये रूल होता है, 3 रूल। कौन कौन? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस करेगी। अगर फोकस से इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्रॉस कर जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी ना, तो सेम पाथ से रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाएगी। Next we have a rays incident obliquely to the principal axis towards the pole on the spherical mirror is reflected back obliquely. It means अगर एक लाइट रेज मिरर के पोल पे इंसिडेंट होती है ना, ध्यान से समझिए, अगर एक लाइट रेज, अगर ये मिरर है ना, यहां पे पोल है इस मिरर का, तो अगर एक लाइट रेज क्या हो रही है, पोल पे इंसिडेंट हो रही है ना, तो यहीं से ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल फॉर्म करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट मींस जब ये इंसिडेंट हो रही थी ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल के फॉर्मेशन के साथ इंसिडेंट हुई ना, जितना एंगल आने के समय फॉर्म की ना, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल फॉर्म करती हुई रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी ना। ये 4 रूल अगर आपको रिमेंबर है तो मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के साथ उसका इमेज फॉर्मेशन आप खुद से बना सकते हैं। कैसे कैसे इसको हम लोग आगे के लेक्चर में समझते हैं। चलिए, तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को टोटल 6 प्लेसेस पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना। देखिए, अगर ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, इट मींस इसका ये वाला सरफेस क्या होगा, कलर्ड होगा, और इसका आउटर सरफेस क्या होगा, इनवर्ट की तरफ कर्व होगा ना। तो ध्यान से देखिए, ये जैसे स्फीयर का पार्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर भी तो होगा। उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना। ठीक है, यहां से अगर एक हम लाइन ड्रॉ कर दे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस, और इसी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसी लाइन को हम क्या करें, बोथ साइड क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी ना। अगर कोई लाइट रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जिस पॉइंट से क्रॉस करेगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगी ना। तो देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। अब ध्यान से देखिए, ये यहां पे पोल है, मिरर का क्या है, ये पोल है ना। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 6 प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या, वो प्लेस क्या क्या होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी उसको बोलते हैं, हमको पता नहीं एक लाइट रेज कहां से आ रही है, मतलब वो हमसे बहुत दूर है, तो उसको हम फिजिक्स में क्या कंसीडर कर लेते हैं, इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं ना। तो एक ऑब्जेक्ट को हम एक मिरर के सामने इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। सेकेंड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख सकते हैं ना कहीं भी। इसको हम बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहां से यहां तक हम कहीं भी पुट कर सकते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे हम, बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट वी हैव एट इन्फिनिटी, सेकेंड वी हैव बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड वी हैव एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मींस हम ऑब्जेक्ट को कहां पुट कर दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पुट कर दे। नेक्स्ट वी हैव बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इट मींस हम क्या करें, ये रहा प्रिंसिपल फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को पुट कर दे। नेक्स्ट वी हैव एट प्रिंसिपल फोकस। इट मींस हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही पुट कर दे। एंड लास्ट वी हैव बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर।
इट मीन्स हम क्या करें, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को पुट कर देना। तो ये टोटल 6 प्लेसेस है ना जहां पे एक मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो कहां पे उसका इमेज फॉर्म होगा और कैसा इमेज फॉर्म होगा। देखिए फर्स्ट केस में हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे पुट करेंगे, एट इन्फिनिटी पे पुट करेंगे। इसका दो तरीके से हम रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इन्फिनिटी पे है, तो ध्यान से देखिए अगर कॉनकेव मिरर है, ये है ना कॉनकेव मिरर, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहले हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया ना। अब ध्यान से देखिए ये इन्फिनिटी है ना, तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो ये याद रखिएगा कि इन्फिनिटी से जो रेज आती है ना, जो लाइट रेज आती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल आती है ना। देखिए यहाँ पे दूसरे तरीके से गिवन है, बट ये आपको यूज नहीं करना है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। हम जिस तरीके से बता रहे हैं वो आपको यूज कर लेना है। कैसे, देखिए यहाँ से एक लाइट रेज, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है ये एट इन्फिनिटी हो गया ना, तो यहाँ से देखिए जो लाइट रेज आएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी ना। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, फिर से देखिए अगर ये लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से क्रॉस करेगी, प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी ना। अगर यहाँ से पैरेलल आएगी तो कहाँ से क्रॉस करेगी आप बताओ, प्रिंसिपल फोकस से ही क्रॉस करेगी ना। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया ना। तो देखिए ये जहाँ पे मीट कर रही है ना, कॉनकेव मिरर में ये एक्चुअल में मीट करती है, बट कॉन्वेक्स मिरर में मीट नहीं करेगी, अभी हम लोग समझेंगे। तो कॉनकेव मिरर में जब एक्चुअल में ये मीट कर रही है ना, तो यहीं पे क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना तो इसका इमेज बहुत ही छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है ना। रियल में रेज कट कर रही है तो रियल भी बन रहा है, और रियल कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है ना। इट मीन्स अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे ना, तो उसका इमेज कहां बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, रियल बनेगा, साथ में इन्वर्टेड भी होगा। अंडरस्टूड है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के सामने जब हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड पोजीशन क्या था, हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देंगे ना ऑब्जेक्ट को। तो अगर देखिए यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं ना। यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं पहले, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी है ना, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये क्या हो गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ना। तो ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ से कौन कौन सी लाइट रेज आएगी, देखिए एक लाइट रेज यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी ना ऐसे। दूसरी लाइट रेज क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आएगी। तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेज आती है वो क्या करती है, इसी पाथ पे वापस भी चली जाती है ना। इट मीन्स यहीं से आएगी, यहीं से चली जाएगी ना। अब ध्यान से देखिए, तो ये कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है ना। ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इसके बीच में ही फॉर्म कर रही है ना ये इमेज। जहाँ पे ये कट करेगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये इमेज हो गया ना। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ये रेज कट कर रही है, तो ये इमेज हो गया ना। अब देखिए इमेज कहाँ बन रही है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसका इमेज फॉर्म हो रहा है प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ना। कैसा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। रेज एक्चुअल में कट कर रही है तो हमेशा क्या बनेगा, रियल बनेगा, और जो रियल होता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्टेड भी होता है। इट मीन्स जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा इमेज मिरर से दूर चला जाएगा। आप 6 केस को रिमेंबर रखिएगा। जब हम इन्फिनिटी पे रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था, प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म हो रहा था ना। हम एक स्टेप ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आए, कहां पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा जो इमेज था वो फोकस से एक स्टेप पीछे चला गया, कहां, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच ना। अब थर्ड पोजीशन वी हैव एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए थर्ड केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जहां पे ये देखिए अगर ये क्या है, मिरर है ना, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पुट कर दे रहे हैं ना। तो ध्यान से देखिए
एक रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो कहां से क्रॉस करेगी, प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी ना, ये। दूसरी रेज क्या होगी, जो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट करेगी ना। तो ये रेज ये वाली आ गई ना। अब ध्यान से देखिए ये दो रेज कहां पे कट कर रही है, ये कट कर रही है एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। इट मींस अगर हम एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पुट करते हैं तो उसका इमेज कहां फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। और देखिए क्या, तो जितने हाइट का ऑब्जेक्ट था ना उतने ही हाइट पे क्या फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है ना। इट मींस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज को रखते हैं तो क्या होगा, एक तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, दूसरा सेम साइज का इमेज फॉर्म होगा, थर्ड अगर रेज एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज होगा, और रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है ना। इसका मतलब 3 स्टेप हम कंप्लीट कर लिए ना। अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को एक स्टेप और मिरर के नजदीक लेके आएंगे तो हमारा इमेज क्या है, एक स्टेप और मिरर से दूर चला जाएगा ना। ओके, देखिए फोर्थ केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां होगा, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए अगर ये क्या है, एक मिरर है तो इस मिरर पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे लेकर के आ गए, कहां, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ना। तो ध्यान से देखिए यहां पे रेज कैसे इमेज फॉर्म करेगी। देखिए एक रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल जा रही है ना, वो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस होकर ये रिफ्लेक्ट हो गई ना। ये सेकेंड रेज यहां से इस साइड जाएगी। अब ध्यान से देखिए इसको अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं ना बैक साइड पे तो ये अपीयर होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी पाथ से वापस भी चली जाएगी। इट मींस ये यहां पे आके कट कर रही है ना एक दूसरे को। इट मींस इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो रहा है। अंडरस्टूड है ना। अगर ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पे था, उसका इमेज फोकस पे फॉर्म हो रहा था। हम अगर ऑब्जेक्ट को कहां लेके आए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज फॉर्म हुआ कहां पे, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट को लेकर के आए कहां पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा इमेज कहां फॉर्म हुआ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखे तो हमारा जो इमेज था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर चला गया। इट मींस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। एंड फिफ्थ केस वी हैव, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां आ जाएगा, प्रिंसिपल फोकस पे ही आ जाएगा ना। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे ही आ जाएगा तो देखिए उसका इमेज कहां फॉर्म होगा। देखिए ये रहा ना, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाए, एट प्रिंसिपल फोकस आ जाए ना। तो ध्यान से देखिए जब हम प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे ना तो एक रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो तो प्रिंसिपल फोकस से ही क्रॉस करेगी ना, ये वाली। नेक्स्ट वी हैव, जो रेज यहां से इस मिरर पे जाएगी ना, अगर इसको हम बैक साइड पे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो हमको लगेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है ना। इट मीन्स ये इसी पाथ पे वापस चली जाएगी ये रेज ना। और ध्यान से देखिए तो ये दो रेज आपस में पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल रेज एक्चुअल में तो मीट करती नहीं है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये मिरर से बहुत ही दूर जाके कहीं इन्फिनिटी पे मीट करेगी ना। इट मीन्स इसका इमेज कहां फॉर्म होगा, मिरर से बहुत ही दूर इन्फिनिटी पे फॉर्म हो जाएगा। और अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा तो ये कैसी होगी, जो देखिए जैसे जैसे ये रेज आगे एक्सटेंड होती जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से ये उतना दूर जाती जाएगी ना, और प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर जाएगी इमेज का साइज उतना बड़ा होते जाएगा। इट मींस जब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। रेज एक्चुअल में मीट करेगी, इट मींस रियल बनेगा। और रियल क्या होता है, इन्वर्टेड होता है ना। इट मींस 5 केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करते उसको अच्छे से। क्या, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, एट इन्फिनिटी पे था। 1 मिनट हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और एक ही डायग्राम में 5 ऑब्जेक्ट के पोजीशन को समझने का ट्राई करते हैं। देखिए अगर हम यहां पे क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं ना, तो ये कॉनकेव मिरर है, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस आएगा ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया ना ये।
तो ध्यान से देखिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे था ना, तो उसका इमेज कहां फॉर्म हो रहा था, प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म हो रहा था ना। अगर हम इसको कंडीशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पे था ना, तो उसका इमेज कहां फॉर्म हो रहा था, प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म हो रहा था ना। कैसा हो रहा था, बहुत ही छोटा डिमनेस्ट हो रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा था ना। सेकंड हम क्या किए, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आए यहां पे, तो हमारा इमेज कहां फॉर्म हुआ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ना। कैसा था इमेज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट था, और क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड था। थर्ड वी हैव, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया ना, देन हमारा इमेज भी कहां फॉर्म हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रहा था। कैसा था, सेम साइज का इमेज था, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का था, रियल एंड इन्वर्टेड था ना। फोर्थ वी हैव, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस आ गया ना, हमारा इमेज कहां फॉर्म हो रहा था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो रहा था ना। अब यहां क्या था, देखिए यहां तो ये स्मॉलर था, ये भी स्मॉलर था, यहां पे इक्वल साइज का आ गया ना, तो जैसे जैसे अब इमेज मिरर से दूर जाएगा वैसे वैसे उसका साइज भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। इट मींस जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस होगा, तो कैसा बनेगा इमेज, इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। कहां बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड तो होना ही है। फिफ्थ केस भी है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाए, प्रिंसिपल फोकस पे ही आ जाए ना। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसका इमेज कहां बन रहा था, प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा था। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे हो जाएगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा ना यहां पे। और कैसा होगा, जब इन्फिनिटी पे था तो हाईली डिमिनिश्ड बन रहा था, जब फोकस पे है तो हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही। अब सिक्स्थ केस हमारा बचता है क्या, कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पुट कर दे, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में पुट कर दे। देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां चला जाए, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच चला जाए, तो देखिए यहां पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया ना ये, तो देखिए एक रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्रॉस कर रही है वो प्रिंसिपल फोकस से ही रिफ्लेक्ट होगी ना। दूसरी रेज दो जिसको पीछे एक्सटेंड करने पे बैक साइड में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या आ रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है ना, तो वापस उसी पाथ पे वापस भी चली जाएगी, बैक हो जाएगी। अब देखिए ये दो रेज को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है ना, तो एक दोनों से दूर जा रही है, इट मींस ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं भी मीट नहीं करेगी। तो जब हम क्या करेंगे, इसको अदर साइड ऑफ मिरर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये मीट करती हुई हमें अपीयर होगी ना। और जैसे ही रेज मीट करती हुई अपीयर होगी, वो इमेज का फॉर्मेशन रियल नहीं होगा, वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। इट मींस जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर प्लेस करेंगे, तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो अदर साइड ऑफ द मिरर होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। और वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है ना। इट मींस कॉनकेव मिरर में हम लोग 6 केस कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या, देखिए फिफ्थ केस तक जो मिरर था वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म कर रहा था, बट जैसा ही ऑब्जेक्ट को क्या किए हम बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल रखे ना, वो वर्चुअल इमेज भी क्या करने लगा, फॉर्म करने लगा ना। इट मींस कॉनकेव मिरर जो है वो हर टाइप का इमेज फॉर्म करता है, वो छोटा इमेज भी फॉर्म करता है, वो बहुत बड़ा इमेज भी फॉर्म करता है, वो सेम साइज का इमेज भी फॉर्म करता है, वो कम डिस्टेंस पे भी इमेज का फॉर्मेशन करता है, वो ज्यादा डिस्टेंस पे भी इमेज का फॉर्मेशन करता है ना, रियल भी करता है और वर्चुअल भी करता है ना। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो यूज आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद बता सकेंगे कि किस चीज में हम कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे और किस चीज में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे ना। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं कि जब हम कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा और कहां पे बनेगा। देखिए सबसे पहले इस टेबल में आप देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, फिर उसके बाद गिवन क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ध्यान से देखिए जब हम कहाँ रखते थे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो इन्फिनिटी पे रखने से उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता था, प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म होता था ना। कैसा इमेज फॉर्म होता था, हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म होता था और पॉइंट साइज इमेज
फॉर्म होता था। हाईली डिमिनिश्ड कोई क्या करते हैं, पॉइंट साइज बोल सकते हैं ना, बहुत ही छोटा। फिर उसके बाद क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट भी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे थे, कहाँ बन रहा था इमेज हमारा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था ना। कैसा बन रहा था, डिमिनिश्ड बन रहा था या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट था ना। उसके बाद क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड, तो सब में था, बट एक केस होगा जहां पे क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा ना। देखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी कहाँ फॉर्म हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रहा था ना। सेम साइज का इमेज फॉर्म हो रहा था और कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड था। नेक्स्ट भी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस पे जब हमारा ऑब्जेक्ट था, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था, बियॉन्ड सी ना। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी बोल सकते हो उसको। इनलार्ज था, ऑब्जेक्ट से बड़ा था ना, और कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड तो था ही। नेक्स्ट जब हम फोकस पे रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा था। कैसा था, हाईली इनलार्ज था, बहुत ही बड़ा था, और कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड तो था ही ना। लास्ट केस क्या था, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच रख रहे थे, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा था, बिहाइंड द मिरर बन रहा था ना, दूसरी तरफ, अदर साइड ऑफ द मिरर। और अदर साइड ऑफ द मिरर जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा ना, और इनलार्ज होगा, ग्रेटर देन या लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा ना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ध्यान से देखिए, कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा खुद से अपने मन में सोच के बताइए कि कहाँ कहाँ हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला यूज देखते हैं हम लोग सेविंग मिरर के फॉर्म में। सेविंग मिरर में किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ना। क्यों, क्योंकि सेविंग मिरर में जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज के बहुत पास होगा, बड़ा बड़ा इमेज फॉर्म होगा ना, बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा, और सेविंग मिरर में हमको यही चाहिए होता है। नेक्स्ट वी हैव टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स। देखिए टॉर्च में क्या होता है, ये कन्वर्ज करता है लाइट को। कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं ना। कन्वर्जिंग मिरर मींस ये लाइट को कन्वर्ज करेगा ना, किसी एक पॉइंट पे फोकस करेगा। तो सर्च लाइट में ऐसा तो नहीं, लाइट को हमें स्कैटर करना होता है, हमें एक पॉइंट पे क्या करना होता है, लाइट को कन्वर्ज करना होता है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, टॉर्च में, सर्च लाइट में और व्हीकल के हेडलाइट में। देखिए व्हीकल में दो टाइप्स के मिरर का यूज होता है। जब हम लोग साइड मिरर के फॉर्म में यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करेंगे, ये हम लोग जब कॉन्वेक्स मिरर समझेंगे अभी उसमें समझ आ जाएगा। जब हमें हेडलाइट के फॉर्म में यूज करना हो तो देखिए हेडलाइट क्या करता है, लाइट को एक जगह पे फोकस करता है ना, कन्वर्ज करता है, तो वहां पे हम किसका यूज कर लेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज कर लेंगे ना। नेक्स्ट वी हैव यूज बाय डेंटिस्ट टू गेट लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट टीथ, ईयर, ईएनटी स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए जो डॉक्टर्स के थ्रू यूज किया जाता है वो भी क्या हो सकता है, हमारा कॉनकेव मिरर हो सकता है ना। नेक्स्ट वी हैव कौन सा, इन सोलर फर्नेस टू कंसंट्रेट हीट। ये क्या करता है, लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है ना, तो अगर सनलाइट आ रही है उसको ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, फोकस करेगा, तो हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगी ना। तो वहां पे भी हम किसका यूज कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं ना। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में हमारे पास 6 केसेस थे ना, कॉन्वेक्स मिरर में वी हैव ओनली 2 केसेस। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे या फिर इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच कहीं भी प्लेस करेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमारे पास 2 ही केसेस हैं। क्या, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें, इन्फिनिटी पे प्लेस करें, या फिर हम ऑब्जेक्ट को क्या करें, इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी प्लेस करें ना। तो फर्स्ट केस देखिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे होना, ये क्या है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर ना। तो अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, देखिए तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, देखिए आउटर की तरफ कर्व है ना। यहाँ पे जो भी लाइट आएगी, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये जो मिरर है इसका स्फीयर तो इस साइड होगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा, इसका फोकल लेंथ भी इधर होगा। बट प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोथ साइड एक्सटेंड कर देते हैं, वही क्या बन जाता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है ना। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे देखिए, जब फर्स्ट केस है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है ना। तो इसका डायग्राम आप इस तरीके से नहीं बना के दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, ऐसे कि अगर हमारा यहाँ पे क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो देखिए ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना।
अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है ना, तो पैरेलल रेज कहाँ से क्रॉस करेगी, प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी ना। यहाँ से एक लाइट रेज आएगी, वो भी कहाँ से क्रॉस करेगी, प्रिंसिपल फोकस से ही क्रॉस करेगी ना, ठीक है। अब देखिए अगर प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस कर रही है तो क्रॉस ये प्रिंसिपल फोकस से नहीं कर रही है, लाइट रेज यहाँ पे आई और ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई ना, लाइट रेज यहाँ पे आई और ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई ना। तो ये देखिए दोनों बोथ डायरेक्शन में जा रहा है ना, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कभी भी मीट तो करेगी नहीं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये वर्चुअली हमको अपीयर होगी फोकस पे मीट करती हुई ना। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो किसके सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो उसका इमेज कहाँ बनना है, उसका इमेज बनना है एट प्रिंसिपल फोकस। कैसा इमेज बनना है, तो इमेज पॉइंट साइज होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा ना। और कैसा होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा ना। सेकेंड केस है हमारे पास, कौन सा, ये देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड प्रिंसिपल फोकस, सॉरी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच हो। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा केस है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं ना कॉन्वेक्स मिरर के सामने। देखिए अगर ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से एक रेज जो प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो कहाँ से अपीयर होगी, हमें फोकस से क्रॉस करते हुए अपीयर होगी ना। दूसरी रेज जो यहाँ से ऐसे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर होगी आती हुई ना, वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो देखिए ये दोनों कट कहाँ पे कर रहे हैं एक दूसरे को, ये बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच। ये तो यहीं पे हमारा क्या होना है, इमेज का फॉर्मेशन होना है। ध्यान से समझिए, अगर कॉन्वेक्स मिरर हमको गिवन है तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस बनते हैं। एक केस कौन सा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट इन्फिनिटी पे हो। दूसरा कौन सा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच हो ना। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो उसका इमेज फोकस पे बनना है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनना है, बहुत ही छोटा बनना है ना, उसको हम डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, पॉइंट साइज बोल सकते हैं। और कैसा बनना है, वर्चुअल बनना है, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट तो कर नहीं रही है, क्या हो रही है, अपीयर हो रही है मीट करती हुई ना, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है ना। अंडरस्टूड है ना, ठीक। सेकेंड केस हमारे पास क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी और पोल ऑफ द सेंटर के बीच कहीं भी पुट कर दे, उसका इमेज कहाँ बनना है, तो ध्यान से देखिए उसका इमेज बनना है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द सेंटर के बीच, है ना। कैसा बनना है, छोटा इमेज बनना है, छोटा ही इमेज बनना है ना, वर्चुअल बनना है और इरेक्ट बनना है ना। अब समझिए इसका हम यूज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूज है इसका क्या, व्हीकल एज रियर व्यू मिरर टू सी ट्रैफिक्स इन द रियर साइड। साइड मिरर के फॉर्म में जो हम व्हीकल में मिरर का यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब समझिए कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करेंगे हम, कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज करेंगे, तो समझिए कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है, अभी हम लोग पढ़े कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इन्फिनिटी को छोड़ करके इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच कहीं भी हो ना, उसका इमेज एक जैसा ही बनता है। सबसे पहली बात, उसका इमेज छोटा बनेगा, है ना। तो इमेज छोटा बनेगा तो हम उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट के इमेज को एक साथ देख पाएंगे ना, उसका रियर व्यू ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा ना तो हमको उल्टा इमेज नहीं दिखेगा, सीधा इमेज दिखेगा ना, क्योंकि इरेक्ट होता है। अब ध्यान से समझिए, रियर व्यू में अगर हम क्या करें, कॉन्केव मिरर का यूज कर ले, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगी इमेज तो बहुत छोटा बनेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या होगी, मिरर के नजदीक आएगी, इमेज बड़ा होते जाएगा और हम क्लियरली ट्रैफिक्स में बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाएंगे, है ना। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, साइड मिरर के फॉर्म में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। बट हेडलाइट में जो मिरर यूज होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा कॉन्केव मिरर, क्योंकि वहां पे लाइट को कन्वर्ज करने का काम होता है। अंडरस्टूड है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूज है इसका, यूज एज अ डिवाइस टू चेक थ्रेड्स इन सॉफ्ट्स। यानी सॉफ्ट्स में हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर एक मिरर का यूज करना चाहते हैं तो वो मिरर कौन सा होगा, वो मिरर होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि कम साइज के मिरर में भी हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के इमेज को देख पाएंगे ना।
क्यों देख पाएंगे? क्योंकि वो छोटे छोटे इमेज को फॉर्म करता है ना। कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा इमेज, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम उसमें किसका यूज कर सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर सकते हैं ना। अब देखिए, एक चीज है जो बच्चों को हमेशा परेशान करता है, वो क्या है? साइन कन्वेंशन। जब हम इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आना है कि कब हम फोकल लेंथ को क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे, कब फोकल लेंथ निगेटिव होगा, है ना, कब सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, कब रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? निगेटिव होगा। ये सारी चीजों को हम लोग समझते हैं अच्छे से। कब हमारा इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे। वो रूल नहीं, एक्चुअल में आप लोग भी समझते होंगे। देखिए कैसे। अगर यहाँ पे क्या है? एक मिरर है, तो आप देख करके बताइए ये कौन सा मिरर है? ये मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर ना, क्योंकि इसका आउटर सरफेस ये इनवर्ड्स की तरफ कर्व है ना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये अगर क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ना, वो हमेशा पोल ऑफ द मिरर से मेजर करेंगे, यानी यहां से मेजर करेंगे ना। अब देखिए ये क्या है? कॉनकेव मिरर है, तो इसका स्फीयर तो इधर होना है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसका प्रिंसिपल फोकस इधर होगा, है ना। अब देखिए, अगर हम पोल से लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, वो ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव होगा। ध्यान से समझिए, पोल ऑफ द मिरर के लेफ्ट साइड में हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है ना। तो हमेशा हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड ही तो पुट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड पुट करते हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितने मीटर के डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वहां से लेकर के पोल के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा ना। अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन अगर मिरर के लेफ्ट साइड ही हो जाता है तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा? निगेटिव होगा ना। बट अगर राइट साइड ऑफ द मिरर फॉर्म हो रहा है इमेज, तो क्या होगा? इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा ना। देखिए ध्यान से, इसमें अगर इधर ही ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से इस पोल के बीच के डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस, जिसको यू बोलते हैं, निगेटिव होगा ना। अगर इधर ही इमेज फॉर्म हो जाता है तो इमेज का डिस्टेंस भी पोल से क्या है? लेफ्ट साइड ही है, ये भी क्या हो जाना है? निगेटिव ही हो जाना है। अंडरस्टूड है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर क्या हो जाना है? निगेटिव हो जाना है। दूसरा देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं? इस एक्स एक्सिस से अपर साइड में कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे, कोई लेंथ मेजर करेंगे, सपोज कीजिए हाइट ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, तो अपर साइड में होगा तो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। अगर लोअर साइड में होगा तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा ना। इसको जब हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट याद रखिएगा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम भी बोलते हैं, और फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, बट फोकल लेंथ को हम क्या करेंगे? स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, है ना। तो इस तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन है 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, जिसका यूज हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इस टेबल में हम लोग समझते हैं कि अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो गया हमारा? इमेज डिस्टेंस। और ये क्या हो गया हमारा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हो गया ना। तो ध्यान से देखिए, अगर कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों मिरर में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को इमेज के लेफ्ट साइड ही पुट करते हैं। तो जब लेफ्ट साइड पुट करेंगे तो पोल से डिस्टेंस किधर मेजर करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड मेजर करना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड मेजर करेंगे तो वो सारा डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा ना। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर का इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, कॉनकेव मिरर का भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या? निगेटिव ना। ठीक है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर था ना, वो क्या कर रहा था? अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे थे, उसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था? इस साइड फॉर्म हो रहा था ना, इधर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा था।
तो राइट साइड में अगर इमेज फॉर्म होगा तो पोल से हमें डिस्टेंस कहाँ मेजर करना पड़ेगा, राइट साइड मेजर करना पड़ेगा ना। और राइट साइड हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से वो कैसा होता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव। इट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर का इमेज डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट अगर हम पूछे कॉनकेव मिरर का इमेज डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी अगर इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले होंगे, गलत है, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर कॉनकेव मिरर का हम क्या बोलेंगे कि इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, तो ध्यान से देखिए कॉनकेव मिरर में 5 केस था ना, 5 केस का वो इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा था, लेफ्ट साइड ही फॉर्म कर रहा था ना। बट जब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे ना, वो इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड ऑफ द मिरर कर रहा था ना। इसका मतलब उसका इमेज डिस्टेंस निगेटिव भी हो सकता है, उसका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। फोकल लेंथ आप बताओ, तो कॉन्वेक्स मिरर जो था देखिए वो उसका स्फीयर इधर बन रहा था ना, तो उसका स्फीयर अगर इधर बन रहा था तो उसका फोकल लेंथ कहाँ बनना है, फोकस इधर ही बनना है, तो फोकस इधर बनेगा तो उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होना है ना। बट कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड बनेगा ना, उसका जो स्फीयर है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कॉनकेव मिरर बनाते हैं इस तरीके से, देखिए अगर ये कॉनकेव मिरर है ना तो इसका तो स्फीयर इधर बनना है ना, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा, फोकस भी इधर होगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। ध्यान से समझिए क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर कोई भी हो, कौन सा, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, डजंट मैटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव। अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो कॉनकेव मिरर होगा तो वो बोथ साइड ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म करता है, इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है इमेज डिस्टेंस, निगेटिव भी हो सकता है कॉनकेव मिरर का। बट अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज राइट साइड ऑफ द मिरर ही इमेज फॉर्म करता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ देखिए कॉन्वेक्स मिरर का राइट साइड बनता है, पॉजिटिव होगा, कॉनकेव मिरर का लेफ्ट साइड बनता है, निगेटिव होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। आगे देखते हैं, अब हम लोग एक टर्म समझते हैं मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, देखिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट के हाइट और इमेज के हाइट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज बोल सकते हैं, इसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलेंगे ना। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो को भी हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं। बट इसमें ध्यान रखिएगा एक माइनस पहले से आता है, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं ना, ये क्या होगा, देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना। दूसरा क्या, ये होगा माइनस वी क्या, इमेज डिस्टेंस ना, इसमें माइनस पहले से लगा होता है, ये फॉर्मूले का है, और अपॉन क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ना। तो ये दो फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज फॉर्म हो रहा है, छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है, या इक्वल साइज का इमेज फॉर्म हो रहा है। कैसे, देखिए हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब इमेज का साइज किससे बड़ा हो, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो, तभी तो हम ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड करेंगे, ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगा। तो ऐसा आएगा, इट मीन्स क्या कि जो इमेज है वो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। समझ आई ये बात। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 कब आएगा, इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा ना, तभी तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाना है, 1 आ जाना है ना। इट मीन्स द मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इट मीन्स साइज ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम हो जाएगा ना। एंड थर्ड वी हैव, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। लेस देन 1 कब आना है, जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए ना। न्यूमरेटर में क्या है, हाइट ऑफ इमेज है ना, डिनोमिनेटर में क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तभी वैल्यू क्या आता है, 1 से छोटा आता है ना, स्मॉलर देन 1 आता है।
इट मीन्स यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो स्मॉलर हो जाएगा, किससे? ऑब्जेक्ट से। अंडरस्टूड है ना? नेक्स्ट, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमें ये शो करता है ना कि जो इमेज है वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। अब पॉजिटिव किस साइड होता है? अगर हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है राइट साइड, तो राइट साइड में ही तो हम पॉजिटिव डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब राइट साइड में जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा ना। अगर हमारा वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है? निगेटिव है, तो ये हमें ये बताएगा कि जो इमेज है वो क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है। क्योंकि वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन निगेटिव होने का मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो मिरर के लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है ना, और लेफ्ट साइड हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो क्या होता है? निगेटिव होता है। ये बात अंडरस्टूड हो गया ना? देखिए, मैग्निफिकेशन के बारे में टोटल 5 चीजें हमको रिमेंबर करके रखनी है। क्या क्या? अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या? इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल तभी हो पाएगा जब क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम होना। थर्ड वी हैव क्या कि जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 आ जाए ना, और लेस देन 1 आने का मतलब क्या कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म और रिमेंबर करके रखना है क्या कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमें ये बताएगा कि जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो राइट साइड ऑफ द मिरर हो रहा है, इट मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है। एंड लास्ट भी है क्या कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव है तो ये हमें ये बताता है कि जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है, और लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अंडरस्टूड है ना? नेक्स्ट देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक इस चैप्टर का हाफ पार्ट खत्म हो चुका है। लाइट के 2 फेनोमेनन के बारे में हमें पढ़ना था। एक क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा क्या था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना। तो अभी हम लोग क्या कर चुके हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। पहले वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, अभी जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का था, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है ना। अंडरस्टूड है ना? तो देखिए, अब जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था? कुछ लॉज थी, वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी क्या होगी? कुछ लॉज होगी। तो जब कभी भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करेगा तो मीडियम के डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? लाइट की स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और लाइट की स्पीड में चेंज आने से उसके पाथ में भी क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। और इसी बेंडिंग को ही तो हम बोल रहे हैं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम सेम रिफ्लेक्शन वाला ना। रिफ्लेक्शन वाले में भी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? यही था ना, जो इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे होगा। इट मींस अगर यहां पे कोई एक मीडियम लगा हुआ है तो यहां से लाइट आएगी तो ये टकरा के वापस नहीं जाएगी, ये इस मीडियम में चली जाएगी ना, क्रॉस कर जाएगी। जैसे मीडियम चेंज हुआ क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा लाइट का ना। तो इंसिडेंट रे ये हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, एंड इस पे हम एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा ना। ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी। तो ये तीनों सेम प्लेन पे ही लाई करेगी, यही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन में क्या था कि इंसिडेंट एंगल जो था वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल था ना, बट यहां पे ऐसा नहीं होना है। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगा, हमेशा एक कांस्टेंट होगा। इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। साइन आई, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, साइन कॉस टेन, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, वही क्या हो जाता है? स्नेल्स लॉ हो जाता है। वो हमको अभी नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 2 टाइप का ना, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही अच्छे से समझते हैं क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से समझिए, वैक्यूम और एयर, तो लाइट जब ट्रैवल करेगी किसी भी मीडियम में, उस मीडियम में
जो पार्टिकल्स हैं अगर उसकी डेंसिटी कम है तो लाइट को ट्रैवल करना ज्यादा टफ नहीं होना है, उसमें लाइट इजीली ट्रैवल कर सकती है। इट मींस उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी भी मीडियम की डेंसिटी जो है वो कम होती है, लाइट उसमें तेजी से ट्रैवल कर सकता है क्योंकि उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है ना, अंडरस्टूड है ना। बट अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो लाइट को ट्रैवल करने में बहुत सारी परेशानी आएगी ना, वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगी। इसका मतलब डेंसिटी कम मीडियम की, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम। बट साउंड के केस में इसका अपोजिट होता है, वो हम लोग साउंड के चैप्टर में देखेंगे, वहां पे अपोजिट होता है। मीडियम में जितना ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, उतना तेजी से साउंड ट्रैवल करता है। इसीलिए सॉलिड में साउंड क्या होता है, तेजी से ट्रैवल करता है। बट यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है, सॉलिड में तो लाइट ट्रैवल ही नहीं कर पाता है ना। अब देखिए वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है और एयर में जो लाइट का स्पीड होता है उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं वैक्यूम में स्पीड का लाइट और एयर में स्पीड के लाइट को इक्वल। तो जब कभी भी किसी दो मीडियम में लाइट के स्पीड का हम रेशियो फाइंड करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कौन से मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है, कौन से मीडियम में लाइट का स्पीड कम है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अनदर वी हैव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब इस कंपैरिजन में हम एक मीडियम को वैक्यूम और एयर फिक्स कर लेंगे और उसके साथ किसी दूसरे मीडियम में लाइट के स्पीड का रेशियो फाइंड करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, देन उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से समझिए, कोई कंफ्यूजन दिमाग में होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दो ही बात है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हम किसी भी दो मीडियम के बीच, वो मीडियम कौन सा है डजंट मैटर, दो डिफरेंट मीडियम्स में अगर हम लाइट के स्पीड का कंपैरिजन कर रहे हैं, रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर उस दो मीडियम में से एक मीडियम को हम वैक्यूम और एयर सपोज कर लेते हैं और उसके साथ किसी भी दूसरे मीडियम में लाइट के स्पीड का कंपैरिजन करते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। इट मींस अगर हम बहुत सारा टेबल रिमेंबर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आप सोच करके बताओ कि क्या होगा, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। कांस्टेंट कौन हो गया, कांस्टेंट हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो किसी भी दो मीडियम को हम कंपेयर कर सकते हैं ना। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हम बोलते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी होता है, इट मींस वाटर और वैक्यूम में लाइट के स्पीड का कंपैरिजन गिवन है ना, अंडरस्टूड है ना। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब यहां पे दो मीडियम की बात हो रही है ना, तो दो मीडियम, तो अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं N21। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब देखिए ध्यान से, अगर N21 फाइंड करते हैं, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये रिमेंबर रखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताना है उसको हमेशा हम डेनोमिनेटर में पुट करेंगे एंड अनदर मीडियम को न्यूमरेटर में पुट करेंगे ना, ठीक है। N21 का मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेलोसिटी भी हम यूज कर सकते हैं, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, है ना। N12 फाइंड करेंगे तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 न्यूमरेटर में हो जाएगा एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर में हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए इस पे 3 केसेस बनते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सबसे पहले देखिए कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.003 होता है। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.31 होता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है, इट मींस आइस में लाइट का स्पीड ज्यादा नहीं है। आइस में लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या है, 1.31 टाइम्स ज्यादा है। क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस में है, वैक्यूम में है या तो एयर में है ना। तो यहां जिस भी ऑब्जेक्ट का हमको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड तो वैक्यूम के कंपैरिजन में कम ही होना है। तो ये है क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, इट मींस केरोसिन में लाइट ऑफ स्पीड के कंपैरिजन में वैक्यूम में लाइट ऑफ स्पीड क्या है, 1.44 टाइम्स ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना है ना। अंडरस्टूड है ना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल मिरर को पढ़ना, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन एक तो मीडियम के थ्रू होगा, दूसरा लेंस के थ्रू भी होगा ना। और लेंस भी क्या एक टाइप का मीडियम ही है,
तो जैसे ही लाइट एयर से उस मीडियम में ट्रांसफर करेगी, ट्रैवल करेगी, क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा ना। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल लेंसेज को पढ़ने वाले। अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर को पढ़ चुके हैं। हमारे पास फिर से स्फेरिकल मिरर, जैसे स्फेरिकल मिरर क्या थे? 2 टाइप्स के थे, वैसे ही स्फेरिकल लेंसेज भी क्या होंगे? 2 टाइप के हो जाएंगे। कौन? एक हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस, दूसरा हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस ना। देखिए अगर ये पार्ट क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो कैसा है? आउटवर्ड्स की तरफ कर्व है, क्या हो जाएगा वो? कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अगर इनवर्ड्स की तरफ कर्व है तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस ना। इट मीन्स अगर कॉन्वेक्स मिरर से मिलकर बनाया लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर से मिलकर बनाए तो कॉनकेव लेंस। बहुत ही सिंपल है। आइए फिर से इसमें हम लोग समझते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखिए सिमिलर ही होता है, ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। देखिए अगर एक यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं तो इस कॉन्वेक्स मिरर का ये जो पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अंडरस्टूड है ना। तो हर एक लेंस का क्या होगा? एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। नेक्स्ट वी हैव, देखिए ऑल लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज इन पैरेलल एक्सिस। अब जितने भी लाइन किससे पास करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के। वो कैसे हो जाएंगे? वो हमेशा बिना डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से क्रॉस कर जाएंगे। जैसे हम लोग मिरर में क्या पढ़े थे? रिफ्लेक्शन के कुछ रूल थे ना, जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे थे? रे डायग्राम फॉर्म करके ये बता पा रहे थे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो कहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा ना। वैसे यहाँ पे भी कुछ रूल्स होती है, उस रूल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम। फर्स्ट रूल ये है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। मिरर में क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आती थी प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करती थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब सेम मीडियम में ना। यहां पे क्या हो जाएगा? बात वही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट ऑफ रेज आ रही है ना, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में प्रिंसिपल फोकस से ही क्रॉस करेगी। नेक्स्ट वी हैव, a ray of light passing through the focus becomes parallel to the principal axis after refraction। वहां पे भी यही था कि जब लाइट ऑफ रेज क्या हो रही थी? प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट हो रही थी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर ट्रेवल कर रही थी। यहां पे भी क्या होगा? सेम ही बात होना है। अगर कोई लाइट ऑफ रे लेंस के क्या होगी? प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ना। Third we have, a ray of light passing through the optical center goes straight without changing its path। It means अगर एक लेंस है, कोई भी लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कहाँ पे? उसके ऑप्टिकल सेंटर पे। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, सेम पाथ से ही आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये 3 रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे? रे डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे। ये रूल्स है, रूल आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से क्रॉस करेगी। अगर फोकस से आएगी कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो इसके पास में कोई चेंज नहीं आना है ना। देखिए अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, कॉन्वेक्स लेंस को। और कॉन्वेक्स लेंस में भी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से देखिए, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है ना। अभी मिरर पढ़ा के आए इसलिए बार बार मिरर बोलते रहे। याद रखिएगा, आप जो भी बात करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा? कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड होने वाला है। तो अगर ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पे देखिए, इधर साइड में इसका फोकस होगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर भी होना है ना। अब एक बात और समझ लीजिए आप इससे पहले कि अगर यहाँ पे क्या है? ये एक लेंस है ना। तो अगर ये एक लेंस है, एक मिनट गाइस, हाँ, तो अगर ये क्या है? एक लेंस है ना, तो इस लेंस के बीचों बीच ऑप्टिकल सेंटर होगा ना। यहाँ से एक अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, एक स्फीयर इधर से बन रहा था
और एक स्फीयर इधर से बन रहा था ना, इसी का कॉमन पार्ट क्या था, लेंस था ना। तो ध्यान से देखिए, एक सेंटर इधर भी होगा, एक सेंटर इधर भी होगा ना, तो एक प्रिंसिपल फोकस इधर भी हो जाएगा, एक प्रिंसिपल फोकस इधर भी हो जाना है ना। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम प्रिंसिपल फोकस 1 मेजर करते हैं तो जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का होता है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है ना। तो यहां से यहां तक अगर f1 है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये 2f1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के क्या बोलेंगे, एक को f1 दूसरे को 2f1। अगर इसको हम f2 तो इधर क्या करेंगे हम, यहां से यहां तक 2f2 सपोज करेंगे, ठीक है। बस नाम का डिफरेंस है, बाकी बात तो वही है ना। चलिए अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो अगर फर्स्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज कैसे फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं, तो ध्यान से देखिए, एक रेज ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगी ना ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट क्रॉस करेगी वो बिना अपने पाथ को चेंज किए आगे निकल जाएगी ना। दूसरा देखिए, एक तो फोकस से क्रॉस करेगी जो यहाँ से पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अब ध्यान से देखिए, तो ये लाइट रेज आपस में कभी भी मीट नहीं करने वाली है क्योंकि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है ना। हम क्या करेंगे, बैक साइड पे इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें वर्चुअली क्या होगा, ये मीट करती हुई दिखाई देगी ना। इसका मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट भी होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ, कैसा हुआ, छोटा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा इमेज का फॉर्मेशन हुआ, सेम साइड ऑफ द लेंस हुआ ना। तो देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट के पीछे ही ना। देख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसके पीछे ही क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। सेकेंड केस देखिए, बिटवीन f एंड 2f, यहाँ पे f1 एंड 2f1 हम बोल सकते हैं ना। f एंड 2f मतलब क्या, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक को हम f1 सपोज करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, डबल ऑफ f1 हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है क्या, कि जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। तो देखिए, सेकेंड केस में क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, हमारा ऑब्जेक्ट f1 एंड 2f1 के बीच हो, ठीक है। तो देखिए, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, देखिए अगर यहाँ पे हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक लाइट ऑफ रेज ऐसे आएगी, एक लाइट ऑफ रेज ये जाएगी, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है वो अपने पाथ में कोई चेंज नहीं लाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो फोकस से क्रॉस करेगी ना। और फोकस से क्रॉस करेगी तो देखिए, ये आगे जाके मीट तो करेगी। फर्स्ट वाला में क्या हो रहा था, मीट ही नहीं कर रही थी, इसलिए हमें वर्चुअली मीट कराना पड़ा था ना, अपीयर्स हो रही थी मीट करती हुई, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ था। बट इसमें ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में मीट कर रही है, तो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा ना। और अगर इमेज कहाँ पे है, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, बिटवीन f एंड 2f1 है, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बियॉन्ड 2f1, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। ऐसे समझिए कि मिरर में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ला रहे थे वैसे वैसे हमारा इमेज कहाँ जा रहा था, उस मिरर से दूर जा रहा था ना। वैसे ही लेंस में भी होगा, एक साइड से हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जाएंगे, दूसरी साइड से हमारा इमेज दूर जाते जाएगा ना। अंडरस्टूड है ना। थर्ड केस में देखिए क्या होगा, और यहाँ पे बनेगा कैसा, देखिए बियॉन्ड 2f1 होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, और मैग्नीफाइड होगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट से कैसा है, बड़ा है ना। तो देखिए, डायग्राम के हेल्प से हम लोग मिरर में जो कंसेप्ट पढ़े हैं ना, उसी का यूज करके लेंस में सारे पोजीशंस को रिमेंबर कर लेते हैं। फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी है ना, क्योंकि सारा का सारा केस क्या है, सेम ही है। तो आप इस डायग्राम के हेल्प से समझिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन फोकस एंड लेंस। बिटवीन फोकस एंड लेंस का मतलब क्या, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच होना। तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बताइए, तो सेम साइड ही फॉर्म हो रहा था, बहुत ही बड़ा हो रहा था, और वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा था ना। अभी हम लोग देखें,
बाकी सब केस देखिए, जब फोकस पे होगा कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। मिरर वाला ही केस आ गया ना। जो कॉनकेव मिरर में हो रहा था वो कॉन्वेक्स लेंस में होगा, जो कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा था वो कॉनकेव लेंस में हो जाएगा। देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे होगा, हमारा इमेज कहां बनना है, इन्फिनिटी पे बनना है ना। इन्फिनिटी पे बन रहा है तो कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड भी होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां लेके आए, F1 एंड 2F1 के बीच लेके आए ना, मतलब कहां, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके आए, तो हमारा जो इमेज था वो क्या हो रहा था, एक स्टेप दूर चला जा रहा था ना इमेज मिरर से। तो यहाँ लेंस से एक स्टेप दूर जाएगा, कहां बनेगा, बियॉन्ड 2F1 बनेगा ना। और बियॉन्ड 2F1 बनेगा, हाईली इनलार्ज होगा और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। थर्ड केस, जब एट 2F1 हो जाए, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, तो कहां बन रहा था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा था, सेम साइज का बन रहा था। मिरर वाला याद कीजिए, सेम साइज का, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे, सेम साइज का और सेम पोजीशन पे भी बन रहा था ना। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होना है। बियॉन्ड 2F1 जैसे ही जाएगा, हमारा इमेज जो है वो बिटवीन F एंड 2F1 के बीच आ जाएगा। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच आ रहा था, तो हमारा जो इमेज था वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चला जा रहा था ना। वही बात है यहाँ पे देखिए, बियॉन्ड 2F1, जैसे बियॉन्ड 2F1 आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज कहां चला जाएगा, बिटवीन F एंड 2F के बीच में। डिमनिस्ट होगा, बहुत ही छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और एट इन्फिनिटी पे होगा, कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, हाईली डिमनिस्ट होगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड तो होना ही है। ये सारी 6 केसेस को हम लोग अभी से पहले मिरर वाले कंसेप्ट में सीख चुके हैं। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू 2 ही केस बन रहा था, एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, दूसरा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी हो। यहां पे कॉनकेव लेंस में यही 2 केस अप्लाई होगा। कौन सा, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो हमारा इमेज कहां बनना है, एट फोकस पे बनना है, F1 पे बनना है, हाईली डिमनिस्ट होगा, पॉइंट साइज होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। ऑलवेज कॉनकेव लेंस कैसा इमेज फॉर्म करेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही फॉर्म करेगी ना। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रख दे, हमारा इमेज कैसा बनना है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनना है, डिमनिस्ट ही बनना है, छोटा बनना है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो होना ही है। ये देख लीजिए, इस तरीके से आप इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ना। अंडरस्टूड है ना। आगे चलते हैं। देखिए अगेन साइन कन्वेंशन रूल हमको पढ़ना है किसमें, लेंस में भी, क्योंकि जब हम लेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी इसका यूज होना है। तो जब यूज होना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं। देखिए जो वहां पे हो रहा था वो सारी केसेस यहाँ पे भी होना है। अगर एक लेंस है, देखिए अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड जितना भी इमेज डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सब क्या होना है, निगेटिव होना है। इसके पॉजिटिव साइड, राइट साइड में जितना भी हम क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब पॉजिटिव होना है। प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड में ना जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब पॉजिटिव होगा ना, और जितना लोअर साइड में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे सब क्या होना है, निगेटिव होना है ना। अंडरस्टूड है ना। इसको आप मिरर वाले कंसेप्ट को कनेक्ट करके रिमेंबर रख सकते हो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें सीखना नहीं है। वहां पे हम लोग पढ़े थे क्या, मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला, और ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस का साइन हो रखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस में माइनस का साइन हो जाएगा ना। बाकी कुछ चेंज नहीं आना है ना। नेक्स्ट देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को जस्ट हम लोग पढ़े किसमें, मिरर में। क्या था वो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या था, रेशियो था ना। यहाँ पे भी वो वही बताएगा। यहाँ पे साथ में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। जो बात वहां मिरर के लिए वही बात यहाँ लेंस के लिए ना, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस को ऐसे तो नॉर्मली बच्चे याद कर लेते हैं कि ये फोकल लेंथ का अपोजिट होता है, बट कंसेप्चुअली उनको क्लियर नहीं हो पाता कि एक्चुअल में पावर ऑफ लेंस हुआ क्या। पावर ऑफ लेंस मीन्स वो किसी भी रे को, किसी भी लाइट ऑफ रेज को कितना ज्यादा अपने पाथ से बेंड कर पाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं ना। ध्यान से समझिए, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अब अगर फोकल लेंथ बहुत कम है, तो फोकल लेंथ अगर बहुत कम है तो हमारा लेंस कैसा होगा, छोटा होगा ना। क्योंकि फोकल लेंथ कम होना मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होना मीन्स जितना कम रेडियस उतना छोटा सर्कल।
तो अगर फोकल लेंथ कम है तो लेंस हमारा छोटा होगा, और लेंस हमारा छोटा होगा तो ये पार्ट जहां पे हमारा क्या था, लाइट को मीडियम चेंज करवाना था, वो एरिया तो बढ़ जाएगा ना ऐसे, और एरिया बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा बेंड कर पाएगा, अपने पाथ से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देगा लाइट को। मतलब फोकल लेंथ कम होगा तो रिफ्रैक्ट करने की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस होता है वो फोकल लेंथ का अपोजिट होता है। अपोजिट होना मीन्स क्या, अगर फोकल लेंथ कम पावर ऑफ लेंस ज्यादा, अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो ज्यादा होगा तो कुछ इस तरीके से लेंस फॉर्म होगा ना, क्योंकि बड़ा सर्कल फॉर्म होगा, क्योंकि रेडियस ज्यादा था, फोकल लेंथ ज्यादा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा तो स्फीयर बड़ा, और स्फीयर बड़ा तो इसका छोटा सा पार्ट हम कट करेंगे तो हमें पतला लेंस मिलेगा ना, और पतला लेंस होगा तो क्या होगा, वो लाइट को कम बेंड कर पाएगी। मतलब फोकल लेंथ ज्यादा तो तो पावर ऑफ लेंस बहुत ही कम। इसके बाद आप याद कर लीजिए एसआई यूनिट ऑफ लेंस क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे, अभी के बाद जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वाला लेक्चर आएगा उसमें बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, वन शॉट में पूरे लाइट चैप्टर के कंसेप्ट को डिस्कस किया। बट केवल कंसेप्ट डिस्कस करना ही हमारा मेन पर्पस नहीं है, क्योंकि केवल आप कंसेप्ट सीख करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि हमारा ये वीडियो देख लीजिए आपके 95% मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। केवल फॉर्मूले पढ़ लेने से न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो जाते, है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइट चैप्टर से बन सकते हैं, अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे उस लेक्चर के अंदर। और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा, है ना। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और बहुत ही जल्द हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, आपके लिए दूसरा लेक्चर भी लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक एक करके क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को एग्जामिनेशन से पहले पहले बहुत ही अच्छे से वन शॉट के मीडियम से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।